नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं तथ्य एंड ट्रुथ। आज के अपने हम इस पहले वीडियो के, जो कि हमारे चैनल का पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 माह तक हमने सभी मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स पे नज़र बना के रखी, तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स पे नज़र बना के रखी, सोशल मीडिया के कंटेंट्स पे उन पे क्या कमेंट आ रहे हैं, किस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे क्या कमेंट आ रहा है, उनके फेसबुक पे क्या कमेंट आ रहा है, जनता की क्या राय है। ये सब काफ़ी एनालाइज करने के बाद हम ये वीडियो तैयार करके आपके बीच लेकर आए हैं। आपको सभी तथ्यों को हम सत्य के साथ दिखाएंगे और समझाएंगे कि बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ समझाएंगे नहीं, वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बिहार चुनाव में सरकार किसकी बन रही है। हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये एकदम स्वच्छंद रूप से बनाया हुआ हमारा खुद का कंटेंट है। हमने इसके लिए 3 महीने तक अपनी दिन और रात सब एक करके अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अपने सोर्सेज यूज़ किए हैं, तमाम सर्वे करवाए हैं और तब जाके हम उस आधार पे हम आपको इस वीडियो में बता पाएंगे सच्चाई और एकदम 100% तथ्य को सत्य के साथ आपके सामने हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव को जानने के लिए बिहार को समझना भी जरूरी है। बिहार की टोटल डेमोग्राफी में सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये क्षेत्रफल है और कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ से 13.5 करोड़ के बीच में आज की डेट में होगी, जो कि सेंसस जो 2011 था वो उसमें 10.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2001 से 11 के बीच में 25% की बढ़ोतरी के साथ वो 10.5 करोड़ पहुंची थी। अगर हम उसको ऐड ऑन करते हैं तो आज की आबादी को हम अनुमानित 13.5 करोड़ या 13 से 13.5 के बीच में मान सकते हैं। ये तो कुल आबादी है। बात करेंगे यहाँ पे मेल वोटर्स, मतलब मेल जनसंख्या कितनी है, पुरुष और महिला अनुपात क्या है, तो 52% के आसपास पुरुष हैं, 48% के आसपास महिलाएं हैं। बहुत अच्छी बात है। 48% ये महिलाएं क्या रोल अदा करेंगी ये अभी हम चर्चा करेंगे। लिटरेसी, साक्षरता का जो दर है वो बिहार में कहीं ना कहीं बहुत ही निचले स्तर पे है, ये हर कोई जानता है। बिहार की लगभग 65% जो आबादी है वो 30 वर्ष से कम की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिएगा, बिहार को सबसे युवा राज्य का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे 65% लोग जो है वो 30 से कम उम्र के लोग हैं, युवा लोग हैं। बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। जो मुद्दा बिहार में बार बार उठता रहा है, बेरोजगारी और उनके शिक्षा व्यवस्था पे, उनके रोजगार को लेके, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस चुनाव में। वो आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर आते हैं हम यहाँ पे मतलब आपको हम हिंदू आबादी कितनी है और मुस्लिम आबादी कितनी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट सिनारियो में देश की जो स्थिति है, बहुत कुछ रिलीजियस चीज़ें बहुत कुछ मैटर करती हैं। तो लगभग 26 से 28% मुस्लिम आबादी है आज की डेट में, जो कि अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं है। 72 से 73% हिंदू आबादी है। अन्य में 1% के आसपास है टोटल, जिसमें सिख ईसाई सब कोई आते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिहार का क्या रहा है, मतलब आज़ादी के बाद से बिहार में क्या हुआ, कैसा रहा बिहार का पॉलिटिक्स, कब सरकारें गिरी, क्यों बनी। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कास्टिज्म हो गया। बिहार में जातिवाद बहुत चरम पे है। यूपी बिहार जातिवाद, पॉलिटिक्स में जातिवाद यूपी और बिहार में, वैसे तो हर प्रदेश में लागू होता है, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति में ये काफ़ी मायने रखता है। तो कास्टिज्म का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आपको पता होगा कि 90 के दशक में मंडल कमीशन लगाया जाता है उस समय की मौजूदा सरकार द्वारा, और मंडल कमीशन कहीं ना कहीं ओबीसी आंदोलनों से निकल के आया हुआ था। उसके लिए ओबीसी लीडर्स ने काफ़ी आंदोलन किया था और उसके खास करता धरता ओबीसी तबका जो है वो लालू को मानता है, जिसके बाद से लालू ने अपनी खुद की सरकार बनाई और लालू एक ओबीसी के बड़े नेता बन के उभरे। हाँ, उसमें जेपी आंदोलन के समय भी लालू का काफ़ी हद तक जेपी आंदोलन में लालू लगे रहे और नीतीश कुमार भी उस जेपी आंदोलन में रहे। लेकिन मंडल कमीशन जब लागू हुआ, इसके बाद लालू प्रसाद का काफ़ी कद बढ़ा था। ग्रामीण आबादी लगभग 80% आज भी है बिहार में।
ग्रामीण आबादी 80% है, तो आप भी समझ सकते हैं कि लिटरेसी दर वहाँ की क्यों इतनी कम है। 20% शहरी आबादी है, शहरी आबादी में लगभग लिटरेसी 72 से 73% है, और ग्रामीण में उसको आप जस्ट अपोजिट मान लीजिए। तो ये तो है बिहार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि पॉलिटिक्स वहाँ की क्यों अफेक्ट रही, किस आंदोलन का क्या असर रहा, कौन सा नेता निकल के आया आंदोलन से। जेपी आंदोलन की देन ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं, जो कि ओबीसी के अलग अलग तबके के नेता बनकर आए, लेकिन ओबीसी का एक बड़ा तबका लालू को अपना नेता माना और उन्हें सरकार चलाने का मौका दिया, और काफ़ी लंबे समय तक लालू ने अपनी सरकार बनाई। मुख्यमंत्री भले ही 2-3 बार बदलता रहा राबड़ी लालू में, लेकिन सरकार आरजेडी की रही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार में डेवलपमेंट मतलब विकास ऐसा क्या रहा कि पूरा देश विकास की रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन बिहार आज भी उससे अछूता है। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि बिहार में आज भी विकास की जो दर है वो धीमी है, विकास दर काफ़ी स्लो है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उसका मेन मुद्दा जो है, मेन कारण जो हम कह सकते हैं, जो हमने एनालिसिस किया है, एक तो वहाँ की लिटरेसी, कास्टिज्म, क्योंकि वहाँ के नेता ये जानते हैं कि हमारी जनता को क्या पसंद है, तो उस आधार पे उन्होंने पब्लिक को वही दिया जो पब्लिक को पसंद था। कास्टिज्म, बिहार कास्टिज्म का दंश झेल रहा है आज भी, और इस चुनाव में भी बिहार में जातिवाद बहुत हद तक हावी है। वो आपसे हम बात करेंगे आगे के वीडियो में, आपको बताएंगे। फाइनली जब हम अपने एनालिसिस रिपोर्ट पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कास्टिज्म कितना रोल प्ले करता है बिहार चुनाव में। ये इससे आप भी सहमत करेंगे। हाँ, लालू प्रसाद यादव की जो सरकारें रही हैं आरजेडी की सरकारों से कुछ हद तक ज़्यादा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रा पे काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग बिहार को पहले भी देखे हैं और आज भी देख रहे हैं, वो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे नीतीश गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा वर्कआउट रहा है। यही इतना विकास है। विकास में बहुत विशेष कुछ नहीं हो पाया आज भी। फिर आ जाते हैं कि बिहार में कौन सी पार्टी है, उनका क्या रोल है, क्या वोट शेयर है, कौन से लोग कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी का क्या जनाधार है, ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेजर जो पार्टीज हैं, देखिए 2 गठबंधन है आज की डेट में बिहार में, 2 गठबंधन है। तीसरा एक छोटा गठबंधन AIM मतलब ओवैसी जी ने बनाया है, जिसे हम GDA कहते हैं। लेकिन जो 2 गठबंधन है वो NDA है और महागठबंधन। NDA में प्रमुख पार्टियां आपकी बीजेपी है, बीजेपी के साथ साथ JDU है, CLGP है चिराग पासवान जी की, और हम हैं जो जीतन राम मांझी की। और दूसरा महागठबंधन में मेन जो पार्टियां हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कहते हैं INC। फिर आती है आपकी राष्ट्रीय RJD, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसके मुखिया अब तेजस्वी यादव बन चुके हैं, जिसके मेन है वो RJD का आज की डेट में तेजस्वी यादव है। लेकिन इसके बावजूद भी जो RJD का जो कोर वोटर है वो लालू को ही अपना नेता मानता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। CPIML मतलब CPIM मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और लिबरल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी महागठबंधन में शामिल है। इनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर पिछले चुनाव में किसी का रहा था और लोकसभा चुनाव में, तो CPIM, CPI और CPIML में सबसे अच्छा CPIML का रहा था, मतलब कि मार्क्सवादी और लिबरल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रहा था परफॉर्मेंस। तो आगे उस पर चर्चा करेंगे अभी हम जब आएंगे। इसके अलावा AIM पिछले चुनाव में अच्छा करके गई थी बिहार से। ये महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। और आज की डेट में एक और पार्टी जो खड़ी हुई है, जन सुराज पार्टी, जिसको खड़ा करने में प्रशांत किशोर, जी हाँ प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं, सेंट्रल में बैठी मेन पार्टी जो है बीजेपी, उसके लिए भी काम कर चुके हैं और महागठबंधन के लिए भी काम कर चुके हैं। और इन चुनाव में क्या कर रहे हैं हम तो अपने एनालिसिस में आपको बताएंगे। अब हम आएंगे पिछले चुनाव में बिहार में क्या रिजल्ट रहे, किस वजह से रहे, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज का अगर रिजल्ट हमें समझना है, आज का चुनाव किस दशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, अगर हम ये जानना चाहते हैं
तो पिछले चुनाव में क्या हुआ, ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अगर असेंबली चुनाव की बात करें तो बीजेपी 110 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। 110 में 74 बीजेपी जीत के आती है। 19.44% का वोट शेयर रहा था बीजेपी का। मतलब 110 में 74 बीजेपी जीत के आई, एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। फिर अब अगर आप बात करेंगे जेडीयू की, जेडीयू बीजेपी से 5 सीटों पे ज़्यादा लड़ी थी चुनाव, लेकिन 43 सीटें मात्र जीती थी। 15% के आसपास का वोट शेयर रहा था। ये दोनों पार्टियां मेन थी। यहाँ पे एलजेपी जो है वो थी तो एनडीए गठबंधन में, लेकिन चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ी थी। बहुत कुछ रीजन थे। 135 सीटों पे लड़ी, एक जीतती है। फिर आते हैं महागठबंधन पे। महागठबंधन में नेशनल जो कांग्रेस है, अपनी नेशनल पार्टी जो महागठबंधन की कांग्रेस, वो चुनाव लड़ती है 70 पे। 70 में 19 जीतते हैं, उनका 9.4% का वोट शेयर रहता है। आरजेडी 144 जीतती है और 144 पे चुनाव लड़ती है और 75 सीटें जीत के आती है। मतलब कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर कोई उभरा था तो वो थी तेजस्वी यादव के लीडरशिप में आरजेडी। ये आप याद रखिएगा, आपको हम बताएंगे इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, फिर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। ये आप समझिएगा, 75 सीट लेके आने वाली सबसे बड़ी पार्टी अपना मुख्यमंत्री स्थापित नहीं कर पाती। उसके बाद 74 सीट लेकर आने वाली बीजेपी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, वो भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है। मगर वहीं पर 43 सीट लेकर आई हुई जेडीयू नीतीश कुमार की, वो उनकी सोच समझ और बिहार के पॉलिटिक्स में वो पैनापन दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग बार अलायंस बनाया और खुद मुख्यमंत्री बने। बीएसपी अपनी नेशनल पार्टी है। 78 सीटों पर बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा। 78 में से बीएसपी एक भले जीत के आई, लेकिन 1.5% का वोट शेयर रहा था। और हमने कहा था सीपीआई एंड सीपीआईएम, इन सब का जो भी था, 10 में से 4 जीती थी, जिसमें सीपीआईएमएल ही जीती थी। और एआईएम मतलब असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो 20 पे चुनाव लड़ती है, 5 जीत के आती है, 1.2% का वोट शेयर रहता है। एमएल जो है वो 19 में 12 जीती थी, 19 सीटों पर चुनाव लड़ी। ये महागठबंधन में थी और 3.1% का वोट शेयर रहा था इनका। और इंडिपेंडेंट 1 जीता, लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत से प्रत्याशी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें से जीत के मात्र एक प्रत्याशी आया था। लेकिन अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो 8.6% के आसपास वोट शेयर रहा था। कहीं ना कहीं हार जीत का अंतर तय करने में, या फिर कह लें कि क्लोज कॉन्टेस्ट में इन्होंने खूब सहभागिता निभाई है। ऐसा क्या हुआ कि 2020 में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। 2024 में भी मीडिया रिपोर्ट्स में बात हो रही थी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है आरजेडी, अच्छा परफॉर्म करेगी, दिखता भी था। लेकिन ऐसे कुछ राजनीतिक समीकरण बने कि आरजेडी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जिसकी उम्मीद की जाती थी। उसी का नतीजा है कि एनडीए गठबंधन को टोटल 30 सीटें मिलती हैं, जिसमें से 12 जेडीयू, 12 बीजेपी, 5 एलजेपी और एक सीट हमको मिलती है। और महागठबंधन, जिसमें आरजेडी को मात्र 4, कांग्रेस को 3, सीपीआईएमएल को 2 और इंडिपेंडेंट एक प्रत्याशी जीत के आता है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा था आरजेडी का लोकसभा चुनाव में। 2020 के असेंबली चुनाव में आरजेडी और तेजस्वी यादव पे जो विश्वास जनता ने दिखाया था वोट शेयर में, अगर बात की जाए तो आरजेडी का 23% वोट शेयर था। 23% से भी ज़्यादा ही कह लेंगे, कुछ कह लें तो कुछ ज़्यादा ही वोट शेयर था। लेकिन वो घट गया कहाँ पे? लोकसभा चुनाव में। मतलब कहीं ना कहीं बिहार की जनता सेंट्रल में बीजेपी या यूँ कह लें कि एनडीए में भरोसा करती है। ये तो थे पिछले चुनाव की बात। अब करंट सिचुएशन में बिहार के चुनाव की बात हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो का सार कह लें या इस वीडियो का हम महत्वपूर्ण अंश कह लें, या फिर यूँ कह लें कि पूरे वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही बिंदु है कि करंट सिचुएशन में बिहार चुनाव कहाँ जा रहा है, किस दशा में जा रहा है और कौन सी पार्टी किस तरफ बिहार के चुनाव को लेकर झुक रही है। बिहार असेंबली चुनाव 2025 सभी को जिज्ञासा होगी कि ऐसे में बिहार में चल क्या रहा है, कौन सी पार्टी क्या वोट शेयर कर रही है, चुनाव किधर को मूव कर रहा है। आरजेडी के लोग बोलते हैं कि आरजेडी आ रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जेडीयू के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
हालांकि जेडीयू जो है उतनी सीटें भी नहीं लड़ रही है जो कि अपना पूर्ण बहुमत से अपने इंडिपेंडेंट होकर वो अपना मुख्यमंत्री बना सकें। अगर इसकी बात करेंगे तो इस और सिर्फ 2 पार्टियां अग्रसर हैं। उसमें एक है नई नवेली कह लें। अनुभव बहुत कुछ है, बहुत सारे चुनावों का अनुभव लेकर आए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन पार्टी नहीं है जन स्वराज। वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मगर जन स्वराज वो काम कर नहीं पाएगी। मतलब कि पूर्ण बहुमत लाना जन स्वराज के बस की बात नहीं है, ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसका हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बहुमत के लिए जा सकती है, क्योंकि 140 के आसपास सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ रही। लेकिन क्या आरजेडी बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी? 122-23 का जो आंकड़ा है बहुमत के लिए जो चाहिए, उस पर आरजेडी पहुंच पाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। की फैक्टर्स क्या हैं? पवन की एंट्री हो जाती है चुनाव के जस्ट पहले। पवन सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराती है, ज्वाइन कर लेते हैं पवन सिंह। तो ऐसे में पवन सिंह की एंट्री से बीजेपी को काफ़ी फायदा होने वाला है, बहुत हद तक बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जेडीयू को उतना लाभ पवन सिंह नहीं दे पा रहे हैं। मेन प्लेयर जिसको कि कह लीजिए सिली पॉइंट या स्लिप में लगा दिया गया है, मेरे नज़रिए से ये हमारा नज़रिया है, बाकी भविष्य बताएगा कि प्रशांत किशोर सिली पॉइंट पे हैं, स्लिप में हैं या फ्रंट फुट पे बैटिंग करने के लिए आए हुए हैं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन हमें जो लगता है कि अभी जो जिस हिसाब से प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो रोल प्ले कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पूरा फायदा वो एनडीए को दे रहे हैं। पूरा का पूरा बेनिफिट एनडीए को जा रहा है, क्योंकि वो एनडीए का जो वोट शेयर घट रहा है और महागठबंधन का भी जो वोट शेयर घट रहा है वो एनडीए से नहीं जुड़ रहा, वो भी प्रशांत किशोर को आ रहा है। और एनडीए के भी वोट शेयर प्रशांत किशोर को आ रहा है। प्रशांत किशोर एक जगह खड़े होकर उस वोट शेयर को कलेक्ट करके डंप कर रहे हैं। वो सीटें निकालने के सिचुएशन में नहीं है। बहुत ज़्यादा सीटें जो है जन स्वराज नहीं जीत रही है। प्रशांत किशोर जी ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को लेकर सबसे युवा प्रदेश, हमने पहले चर्चा की थी कि सबसे युवा प्रदेश बिहार है, क्योंकि यहाँ पे 65% आबादी 30 वर्ष से कम की है, जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, जिन्हें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय रखने वाला बिहार आज भी अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बिंदु, बिहार जो है इस देश का सबसे बड़ा मैन पावर प्रोवाइड कराने वाला प्रदेश है। मतलब बिहार के लोग किसी भी क्षेत्र में हो, मजदूर कह लें, मजदूरी के लिए भी आप बड़े बड़े शहरों में बिहार के ही लोगों को अधिक मात्रा में देखेंगे। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस भी बिहार देता है। अच्छे लीडर का भी चुन के आना बिहार से कोई बात हमसे छुपी नहीं रहती है। आप आईटी सेक्टर में चले जाएं, तकनीकी के क्षेत्र में, मतलब कहीं भी बिहार के लोग अपनी क्षमता को दिखाते हैं। लेकिन वो लोग बिहार को बदल नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, और उन लोगों की सोच बिहार डेवलपमेंट की नहीं रह जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को पकड़ा, मतलब कि बिहार की नब्ज को पकड़कर प्रशांत किशोर 2.5 साल पहले बिहार में एंट्री करते हैं और एक पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को घूमते हैं। पूरे बिहार में घूमकर अपना माहौल तैयार करते हैं और एक नई पार्टी रिफॉर्म कर देते हैं, जो पार्टी एक महत्वपूर्ण काम करने जा रही है इस चुनाव में। जन स्वराज सरकार नहीं बना रही, जन स्वराज सरकार बनाने के आसपास भी नहीं भटक रही। कुछ सीटें आ सकती हैं और एक वोट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं लेके आएंगे। 10-12% का वोट शेयर ज़रूर निकाल के ले आएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा वो एक तरीके से एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर एनडीए का जो वोट शेयर था, जो यूथ था एनडीए का, वो उससे नाराज़ है अगर रोज़गार के नाम पे, और वो कहीं जाकर महागठबंधन में जुड़ जाता तो फिर एनडीए की सरकार बननी ही नहीं थी। भविष्य में वो क्या रोल प्ले करेंगे, किधर को जाते हैं, वो वाकई बिहार परिवर्तन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, इस पे ही हम बात कर पाएंगे कि उनका क्या था, किस वजह से वो बिहार में आए। क्या वाकई वो बिहार में परिवर्तन की अलख जगाने आए थे, या फिर
कहीं वो बैक डोर से एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने तो नहीं आए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझिएगा। महागठबंधन में आरजेडी प्रमुख पार्टी है। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत जो एनालिसिस है, ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी मतलब पिछड़ी जातियों में जो थोड़ा सा क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आरजेडी के साथ हैं। लेकिन ईबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, उसमें जो क्रीमी लेयर के बाहर की जातियां हैं, वो आरजेडी से कट रही हैं। जी हाँ, वो कट रही हैं, क्योंकि यादव डोमिनेंस की पॉलिटिक्स में आरजेडी फंस चुकी है। कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है जो आरजेडी को नुकसान दे रहा है। अगर हम बात करेंगे तो जो एरिया जहाँ पे यादव पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम हट रहे हैं, हमने कई सर्वे रिपोर्ट्स आपको हम साझा भी कर देंगे, उसमें निकल के आया कि यादव के अलावा अन्य जो जातियां हैं ओबीसी में, जो कि क्रीमी लेयर से बाहर हैं, या जो भी मतलब ईबीसी की जो जातियां हैं, वो आरजेडी से कहीं ना कहीं तालमेल उनका बैठ नहीं रहा है। वो तेजस्वी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। भले ही अपने एजेंडे में वो काफ़ी लुभावने वादे लेकर आ रहे हैं, काफ़ी कुछ वादा कर रहे हैं, लेकिन है बीजेपी को कहाँ से सबसे बड़ा फायदा हो रहा है? बीजेपी का कोर वोटर हमेशा से जनरल रहा है। जनरल बीजेपी का कोर वोटर होने का सबसे मुख्य कारण जो रहा, वो लालू प्रसाद यादव का 90 के दशक में वो भूरा बाल हटाओ ये जो नारा था, वो आज भी लोगों के कान में गूंजता है। भूरा बाल हटाओ मतलब सामान्य वर्ग को राजनीति से बाहर कर दो। सामान्य वर्ग को राजनीति से बाहर करने के लिए लालू ने जो प्रयास किए, वो 90 के दशक में सफल तो रहे, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज तक आरजेडी को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अब थोड़ा बहुत आबादी पढ़ी लिखी हो चुकी है, वो कास्टिज्म से थोड़ा बाहर आती है। जब वो विकास के लिए सोचती है, तब वो जाति पे नहीं जाती है, इसलिए उसको नुकसान हो रहा। ऐसे में जनरल राज जो है वो आरजेडी से दूरी बनाता है। भले ही वो सीटों पे, अगर सीट वाइज देखा जाए, प्रत्याशियों को उतार के थोड़ा समीकरण अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आरजेडी के लिए नहीं हो रहा है। फिर महागठबंधन में जो मुख्य पार्टियां हैं, उसमें आरजेडी है। दूसरा आपका आप ले सकते हैं कांग्रेस की स्थिति आपको पता है। अगर कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव में जाए तो शायद 10 सीट भी नहीं निकाल पाए, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी के साथ वो सीटें निकालेगी, ठीक सीटें निकालेगी। पिछले चुनाव से कम लेकिन बेहतर। अकेले चुनाव में नहीं कांग्रेस उतनी सीट निकाल सकती। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके कोर वोटर आज की डेट में बचे हुए हैं। जातिगत समीकरण में कांग्रेस कहीं फिट नहीं पड़ती। हाँ, रिलीजियस समीकरण में कांग्रेस फिट बैठ जाती है। ऐसे में कांग्रेस की सीटें घट रही हैं। आरजेडी भी अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने वाली बिल्कुल नहीं है। मतलब महागठबंधन सरकार नहीं बना रही है। एनडीए 100% गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और उसमें सबसे प्रमुख रोल अगर किसी का रहेगा तो वो होगा प्रशांत किशोर। कैसे? प्रशांत किशोर फ्रंट पे नहीं, लेकिन बैक में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जिसकी ज़रूरत एनडीए को थी, खासकर बीजेपी को थी, कि कोई एक ऐसी पार्टी आए जो प्रवासी बिहारी आप समझ सकते हैं, जो बिहार से अन्य राज्यों में स्थापित हुए हैं, वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं, या फिर शिक्षा चिकित्सा, जिस वजह से भी वो बाहर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए की जहाँ पे सरकारें हैं, उनके कुछ भी पॉलिसीज़ को लेके उन्होंने जो भी अपने साथ सौतेला व्यवहार सहा है या महसूस किया है, उसको लेके वो बीजेपी से, खासकर बीजेपी और एनडीए से नाराज़ थे। लेकिन वो एक पढ़ी लिखी आबादी थी, और प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वर्क कर रहे हैं और कर पाए हैं, तो उन प्रवासी लोगों पे, या फिर वो 65% आबादी जो रोजगार तलाश रही है, जो जानती है कि जंगल राज क्या था, जिसे जंगल राज से भी डर है, जिसे एनडीए से भी उम्मीद नहीं है, उसको प्रशांत किशोर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कितनी सीटें निकाल पाएंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। चिंता मत करिए, हम पार्टी बदलने नहीं आए हैं। आप ये मान के चलिए 100% एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रही है। उसका सबसे
बड़ा रीज़न प्रशांत किशोर का 2.5 साल से बिहार में एक्टिव होना और पढ़ी लिखी और युवा आबादी को प्रभावित करना एक बड़ा फैक्टर है। बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर गए हैं प्रशांत किशोर। जन स्वराज का भविष्य क्या है बिहार में नहीं पता। प्रशांत किशोर जन स्वराज के लिए कितने सीरियस हैं नहीं पता। बिहार के में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन अभी वो एनडीए को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और हमने जो भी तथ्य आपसे वीडियो में पहले साझा किए हैं उसको समझिएगा। और बिहार का डेमोग्राफी और वहाँ का कास्ट सिस्टम, वहाँ का रिलीजियस बैकग्राउंड सब कुछ आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एनडीए को इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रही है। और इसके बाद पवन सिंह की एंट्री को आप हल्के में मत लीजिएगा। पवन सिंह लोकसभा चुनाव में अपना हुनर दिखा चुके हैं। बेशक वो भीड़ रील बनाने में वो रही, वोट में तब्दील नहीं हुई, इसलिए वो बात की बात है। लेकिन उनका एक वोट शेयर है, उनके फॉलोअर्स हैं। पवन सिंह को बिहार के लोग, उत्तर भारतीय लोगों ने ऐसे ही पावर स्टार नहीं बनाया है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसे पता है कि बिहार में अगर 2% वोट शेयर भी पवन सिंह ने इधर से उधर किया तो वो एक बड़े डैमेज कंट्रोल का काम कर जाएंगे, और वो भी एनडीए को प्लस कर रहे हैं। तो एनडीए के लिए बैकग्राउंड में कई चीज़ें काम कर रही हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में पवन सिंह को आप उठा लीजिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह का अपना कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हाँ वो रोल मॉडल हैं। वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हैं, उनके गाने देखते हैं, उनको अपना स्टार मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोग प्रभावित होकर वोट भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ही सही। फाइनली हम अपने जो निष्कर्ष हमारा जो रहा वीडियो का वो ये कि एनडीए की पुनः सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं पता। नीतीश कुमार 100% मुख्यमंत्री ही होंगे नहीं पता, क्योंकि जेडीयू की सीटें घटेंगी, ग्राफ नीचे आएगा। उसका रीज़न जेडीयू की अंतःकलह और साथ साथ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी है। जबकि नीतीश कुमार को हम एक बिहार के सिनेरियो में अच्छा मुख्यमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश के राज में ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक कह सकते। अगर हम कंपेयर करेंगे लालू से, हम राबड़ी देवी से कंपेयर करेंगे तो नीतीश के राज में, ये हम नहीं कहते, ये हमारा चैनल नहीं कहता है, बल्कि बिहार में बिहार के लोग कहते हैं कि उस कंपेरिजन में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, शिक्षा पे काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, लेकिन हुआ तो कुछ हद तक नीतीश कुमार ने काम किया है, उसका बेनिफिट उन्हें मिला है। पीछे काफ़ी उनका अच्छा रहा। लेकिन अब इस चुनाव में उनके स्वास्थ्य को बार बार हमने देखा है, मंचों पे उनकी तबीयत बिगड़ती रही है। ऐसे में जेडीयू की सीटें कम होंगी सीटें, हो सकता है डैमेज कंट्रोल हो जाए। हमने तमाम एनालिसिस के बाद आपसे एक रिपोर्ट साझा की, जो कि किसी भी पार्टी की प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये कोई पार्टी की तरफ से बनाया हमारा पेड प्रमोशन नहीं है। ये एक स्वच्छंद और स्वतंत्र रिपोर्ट है, जिसको आप आज नहीं तो 14 तारीख को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ज़रूर मानेंगे। एनडीए की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। महुआ एक बहुत ही अच्छी सीट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीट की। महुआ तेज प्रताप यादव भीड़ इकट्ठा करने में पवन सिंह की तरह ठीक कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कौन छुएगा महुआ में, कौन जनता के दिल को छुएगा और कौन छुएगा, ये आने वाला रिजल्ट बताएगा। मोकामा में अनंत राज का अंत होगा या फिर से अनंत राज ही कायम होगा, ये भी बाद में हम बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जिसमें मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, और उसके साथ साथ एक और सीट पे हम बात कर लेंगे जिसपे खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा जो सीट है, और ये दोनों सीट एनडीए के पास थी पिछले असेंबली चुनाव में, छपरा सीट को भी एनडीए ने जीता था, और जिस सीट से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं वो भी
एनडीए के ही खाते में गई थी। ऐसे में मैथिली ठाकुर पे एक बड़ा दांव खेल के बीजेपी ने अपने आप को प्लस कर लिया। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल में अपने लोक कलाकार होने की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि वो मिथिलांचल का चेहरा बनके बिहार को पूरे देश नहीं विदेशों में रिप्रेजेंट करती हैं। तो भावुकता बस लोग उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। मिथिलांचल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती थी और अच्छा परफॉर्म करेगी। वो वहाँ पे बीजेपी का थिंक टैंक काम कर लिया है। मैथिली ठाकुर अपनी सीट निकालने में सफल हो सकती हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव की सीट फंसी हुई है। अब इस पे बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है कमेंट भी निगेटिव आए, लेकिन हम बात वही करते हैं जो सच है। तो सच यही है कि खेसारी लाल यादव की सीट फंसी हुई है, अनंत सिंह की सीट भी फंसी हुई है, या यूँ कह लें कि अनंत राज का अंत भी दिख रहा है। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरह से कमान संभाली है, कुछ कह नहीं सकते। खेसारी लाल यादव सीट बचा पाएंगे या नहीं, बचाना क्या, उनकी सीट है भी नहीं, तो ये भी देखने की बात होगी। बिहार जो है पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं बना रहा है, एनडीए गठबंधन की बहुमत की सरकार आने के प्रबल आसार हैं। और अगर हमारे एनालिसिस पे जाएं तो 100% एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात का विषय। अगर हम बात करेंगे एरिया वाइज, तो मध्यांचल और मिथिलांचल में एनडीए ठीक करेगी। पश्चिमांचल की अगर बात कर लें तो वहाँ आरजेडी यानी महागठबंधन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है, हमेशा से वो गढ़ रहा है। और सारण का, छपरा का, बेतिया का ये जो इलाका है, ये यादव डोमिनेंस रहा है। यहाँ पे यादव जो वहाँ के यादव हैं वो काफ़ी यहाँ की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। पवन सिंह की एंट्री की वजह से बीजेपी और एनडीए को जो सीमांचल है वहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जो भी रिपोर्ट्स हमने तैयार की उसके आधार पे ये हमारा आप तक एक अनुभव साझा करने का तरीका है। हो सकता है आंकड़े परिवर्तित हो जाएं, कुछ बड़ा राजनीतिक उठापटक हो जाए तो अलग बात है, वरना इन रिपोर्ट्स की ऑथेंटिकेशन पे शक मत करिएगा। और अंत में हम बिहार के और बिहार के लोगों के लिए 4 लाइनें कहना चाहेंगे। कहीं डूबता बिहार, कोई लूटता बिहार, कहीं पिटता बिहार मगर माने नहीं हार। इसलिए कहते हैं भैया, जय जोहार, जय बिहार। कहीं डूबता बिहार मतलब बाढ़ की दंश आए दिन झेल रहा है बिहार, कोई ध्यान नहीं देता है। बिहार वालों खुद को जागरूक करिए, सरकार अच्छी बनाइए, इनसे निजात पाइए। कोई लूटता बिहार, जंगल राज में बिहार को काफ़ी लूटा गया है, उसको भी ध्यान में रखिए। कहीं पिटता बिहार, एनडीए की ही सरकार है महाराष्ट्र में, बीजेपी की ही, और बीजेपी पार्टी से ही मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार और उत्तर भारतीय होने के नाते वहाँ पे आए दिन लोगों को उत्तर भाषी होने के नाते पीटा जाता है। तो हम एकदम तटस्थ होकर बात करेंगे। कोई अगर लूटता बिहार है तो कहीं पिटता भी बिहार है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार के लोग, बिहार की मिट्टी में जो वो सृजन की क्षमता है वो बिहार को रुकने नहीं देती है, उसको हार नहीं मानने देती है। इसीलिए जय बिहार, जय जोहार। धन्यवाद।